पावर फैक्टर के लिए जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जबकि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी आई है। तो वो प्रॉब्लम जो उन्होंने मुझे बताई, उस प्रॉब्लम को ही मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। कुछ आगे आपको मेथड्स बताऊँगा, कुछ फॉर्मूले बताऊँगा जिससे कि आप पावर फैक्टर की सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझ पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे, उनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर किस तरीके से करी जा सकती है, या फिर आप कितनी रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे, क्या उसका कैपेसिटेंस होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन जो आपके माइंड में हैं या फिर जो भी डाउट अब बचा है पावर फैक्टर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके डाउट्स मुझे पूछिए, आप कमेंट्स में आप बताइए, ताकि मैं उनके लिए एक वीडियो बना सकूँ और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी और सही, अगर आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। तो आज बात करते हैं पावर फैक्टर की कैलकुलेशन की किस तरीके से करी जाती है। तो देखिए, जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि पावर फैक्टर का आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी और ये वाला वीडियो बहुत आसान लगेगा आपको। वरना इस वीडियो का कोई मतलब खास है नहीं अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो देखिए, पावर फैक्टर का मैंने आपको बताया था कि कॉस फाई होता है, वी और आई के बीच का एंगल होता है। जब वो अपने पावर फैक्टर अपना यूनिटी रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ताकि अच्छे से अच्छी अपने को एफिशिएंसी वगैरह मिल पाए। यही सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जनरली कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देते हैं किसी इंडक्टिव लोड के, ताकि उसका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है पहले से कुछ ज़्यादा। तो वो कैसे इम्प्रूव होता है, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरीके से इम्प्रूव होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने माना कि कोई इंडक्टिव लोड यहाँ पर लग रहा है। मान लीजिए कोई भी अपने जनरेटर से इंडक्टिव लोड हमने यूज़ करा है, उसके साथ रेजिस्टेंस तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो ये हमारा इंडक्टिव लोड हो गया। ये इसके अंदर आप मान लीजिए कोई आई करंट आ रहा है। अब क्या होगा कि इसका जो पावर फैक्टर होगा ना वो कम होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि ये जो है वो करंट को लैग कर देता है वोल्टेज से। इस वजह से इसका लैगिंग पावर फैक्टर होगा और एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। अब उस एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए हमने आपको मेथड बताया था कि इसके पैरेलल में आप कैपेसिटर को लगा दीजिए। उस कैपेसिटर को लगाने से अपने को फ़ायदा क्या मिलेगा कि इसकी जो लैगिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये करंट को लीड करता है वोल्टेज से। जो अपना कैपेसिटर है वो वोल्टेज को लैग करता है और करंट को लीड कर देता है, तो मतलब अपोजिट काम करता है इस इंडक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके करंट आई सी आ रहा है, ठीक बात है। अब जो आई सी होगा वो लीडिंग करंट होगा, जो आई होगा वो लैगिंग करंट होगा। तो सबसे पहले तो अपन इसके लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं इसके लिए फेजर डायग्राम बनाऊँ तो मान लिया मैंने कि ये मेरा वी मान लेता हूँ, इधर मेरा वी हो गया, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज हो गया। अब इंडक्टिव लोड के लिए मैंने आपको बताया कि फेजर डायग्राम में आप इसको कुछ 5 डिग्री लैग करवा दीजिए। इसको 5 बोल दीजिए या 5 1 बोल दीजिए, ठीक बात है। ये तो हमारे इंडक्टिव लोड के लिए हो गया। ये एक्जैक्टली 90 डिग्री भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस वजह से यहाँ पर 5 1 डिग्री होता है। अब इसका जो पावर फैक्टर है वो आपका कितना आ जाएगा, कॉस 5 1 आ जाएगा। उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू लैगिंग होगी, ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अब हमको इसको सुधारना है। तो आपको अगर इसको सुधारना है तो आपने कैपेसिटर को इधर लगा दिया। अब इस कैपेसिटर के लिए देखिए किस तरीके से काम होगा। ये कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करता है। तो अब इस वोल्टेज से करंट को लीड कर देगा 90 डिग्री से। ये मैंने मान लीजिए ये कैपेसिटर वाला करंट हो गया आई सी, ये इसको लीड कर रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री बना लीजिए आप। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा कम लीड कर देगा, लेकिन ये इतना ही होता है। तो देखिए, अब आपके पास दो करंट हो चुके हैं, एक तो आई हो गया, एक आई सी हो गया। तो जो आने वाला करंट है यहाँ पे, उसके दो कंपोनेंट हो गए, आई और आई सी। तो जो रिजल्टेंट करंट है वो उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये पूरा इसको न्यूट्रलाइज तो नहीं कर पाएगा, पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ये कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा। तो किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा, इसका जो रिजल्टेंट है ना सर, वो यहाँ तक आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। तो यहाँ पर इसका जो एंगल है ना, आप उसको 5 2 बोल दीजिए।
इसके एंगल को आपने फाई 2 नाम दे दिया। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये मेरी पावर हो गई, एपरेंट पावर, उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो ये हो गया, और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो मेरा ये हो जाता है। ये मेरी केवीए में यूनिट होती है इसकी, एक्टिव पावर की केडब्ल्यू होती है, और ये इसकी केवीएआर होती है। ये मेरी रिएक्टिव का पावर की होती है। तो देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस करंट के भी दो कंपोनेंट होंगे, इस वाले करंट के, एक तो हो जाएगा आई कॉस फाई 1, एक हो जाएगा आई साइन फाई 1। यहाँ पर जो आई साइन फाई 1 होगा ना, इधर जो आई साइन 1 है उसको मैं इधर मान लेता हूँ। तो एक तो मेरे पास यहाँ पर हो गया आई कॉस फाई 1, एक मेरे पास इधर हो जाएगा आई साइन फाई 1। उसी तरीके से ये जो आई डैश, ये जो नया करंट आया, ये अपना नया करंट है, रिजल्टेंट जो करंट है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो आई डैश कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, और एक हो जाएगा आई डैश, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आई डैश कॉस वो साइन फाई 2। इस तरीके से ये आपने रिजॉल्व कर लिया इन बातों को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ये इसकी वैल्यू और जो इसकी वैल्यू है ना वो दोनों सेम है। इसका मतलब कि कैपेसिटर के ऐड करने से एक्टिव पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कैपेसिटर अगर आपने पैरेलल में ऐड करा है तो एक्टिव पावर तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है ना, ये देखिए ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट था पहले आई साइन फाई 1, बाद में हुआ आई डैश साइन फाई 2, ये वाला बाद का है, ये वाला, इसको आप ऐसे समझिए कि ये तो पहले का हो गया, ये पूरा तो पहले का हो गया, ये वाला बाद का हो गया। तो ये जो बाद का कंपोनेंट है ये अल्टीमेटली मेरा कम हुआ ना, ये आई साइन फाई 1 चाहता था आई साइन, तो ये मेरा कम हो गया। ये क्यों कम हुआ? ये इसकी वजह से कम हुआ सर, इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए इसको आप हटा दीजिए, तो ये रिजल्टेंट तो यही रह जाता, लेकिन ये लगाया तो उसकी वजह से इसका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ कम हुआ, और यहाँ पर जो रिएक्टिव कंपोनेंट है मेरा, ये मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट है, ये मेरा कम हो गया। तो अल्टीमेटली अपना टास्क क्या होता है? पावर फैक्टर को सुधारने के लिए आप उसका रिएक्टिव पावर को कम कर दीजिए। अगर आप उसकी रिएक्टिव पावर को कम कर देंगे तो आपका अल्टीमेटली पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा, है ना? क्योंकि पावर फैक्टर होता क्या है? एक्टिव पावर अपन एपरेंट पावर होता है। तो इसीलिए आपको ये वाला कंपोनेंट तो अफेक्ट नहीं करता है, ये वाला कंपोनेंट अफेक्ट करता है। इस कंपोनेंट को जितना अच्छा कर देंगे उतना अच्छा हो जाएगा। अगर ये आई पूरा इधर चला गया तो पूरी एक्टिव पावर बन जाएगी सर। मान लीजिए ये वाला आई यहाँ पर है और ये एंगल में जीरो कर दूं तो ये पूरा इधर चल जाएगा, तो पूरी जितनी पावर आप दे रहे हैं ना पूरी की पूरी एक्टिव पावर है, मतलब पूरी की पूरी काम में आ रही है। लेकिन अगर ये फाई 1 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये आई ये वाली चीज़ बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ती है तो ये रिएक्टिव पावर होती है, और ये खराब काम करती है आपके इक्विपमेंट में, कोई खराब काम करती है आपका, जैसे कोई यूज़ में नहीं लेती है, वॉटलेस करंट होती है, बिल्कुल भी काम में नहीं आती है, ये सर्किट में घूमती रहती है और आपके जनरेटर की एफिशिएंसी को ख़राब कर देती है। इस वजह से इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कम करने का मेथड आपने समझा कि आप जिस तरीके से कैपेसिटर लगाएंगे उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू वो कुछ इस तरीके से काम करेगी, और यहाँ पर ऐसे फंक्शन होगा। अब देखिए कैपेसिटर, अब आपने को कितने कैपेसिटेंस का लगाना है? हाँ, अब क्या आप एक ही वैल्यू के कैपेसिटर को हर जगह लगा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटर अपने को यूज़ करने होते हैं अलग अलग सर्किट में। वो किस तरीके से यूज़ करने होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक कंक्लूजन निकालना होगा कि एक इक्वेशन में लिखता हूँ कि आई साइन फाई 1 जो है वो आई डैश साइन फाई 2 प्लस आई सी, यही है सर। इस इक्वेशन को देखकर कंफ्यूज मत होइए, अभी क्लियर करते हैं। आई साइन फाई 1 ये वाली वैल्यू, फिर है आई डैश साइन फाई 2 ये वाली वैल्यू इतनी, और आई सी ये रहा। तो इन दोनों को मिलाकर ये बना। मान लीजिए इसको मैं जीरो करता हूँ, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इतना हिस्सा ये आपका यहाँ पर आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गए। ये तो ऊपर जाएगा नहीं, ये वाला नीचे आएगा क्योंकि रिजल्टेंट तो यही था, तो ये वाला यहाँ पर आ गया। अगर ये ज़ीरो हो गया तो, ये ज़ीरो नहीं हुआ तो ये वापस इतना ही रह गया। तो ये मिला के और ये मिला के ये बन रहा है आपका। इस चीज़ से ये समझ सकते हो आप। ये इक्वेशन आप ऐसे लिख लीजिएगा, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको ज़ीरो नहीं करें और यहाँ पर आप देखें तो आई सी इज इक्वल्स टू आई साइन फाई 1
माइनस आई डैश साइन फाई टू। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इस तरीके से आपने समझा। अब क्या होता है कि हमको एक चीज़ का पता है कि सर जो आपका कैपेसिटेंस आपको नोट करना है उसके लिए आपको एक इक्वेशन पता होगी कि जो अपना रिएक्टेंस एक्स सी होता है, एक्स सी, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा, और सी तो कैपेसिटेंस है ही अपना। और जो एक्स सी है ना, उसको मैं और क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं एक्स सी आर बराबर वी, तो इसको मैं वी अपॉन आई बोल सकता हूँ क्या? आई सी, जो उसके अंदर करंट आया अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट, ये मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए इन दोनों से आप ये रिलेट कर सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है ना, ये जो कैपेसिटेंस है इसको उधर ले जाइए सी, ये कितना बन जाएगा? 1/ओमेगा, करंट को इधर लाइए, आई सी अपॉन वी कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस निकालने का? सी बराबर आई सी अपॉन ओमेगा वी। ये आपका फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस निकालने का। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से, और आपको पता लग जाएगा कि कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पावर के रूप में अपन समझने की कोशिश करते हैं, पावर ट्रायंगल अपन बनाते हैं। ये आपके हो गया एक्टिव पावर, ये हो गया आपका एपरेंट पावर, और ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। इसको मैं डिनोट करता हूँ के वी ए से, इसको मैं डिनोट करता हूँ के डब्ल्यू से, और मैं इसको डिनोट करता हूँ इस पूरे को के वी ए आर से। अब देखिए ये तो वो हो गया मेरा। अब मैं जो, ये मेरा पहला इनिशियल कंडीशन है जब मैंने कैपेसिटर को नहीं लगाया। कैपेसिटर नहीं लगाने पर जो फाइव एंगल था वो फाई 1 था, और जो पावर फैक्टर था वो cos फाई 1 था। अब मैंने कैपेसिटर लगा दिया तो मेरी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। ये आपका हो जाएगा, जो एंगल है वो फाई 2 हो जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 1 बोलता हूँ, और ये अपना सेम रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना हमेशा सेम रहता है। तो ये जो वैल्यू के वी आर 1 हो गई। अब जो नई वैल्यू आई वो कितनी आई? के वी ए आर 2। रिलेट कर पा रहे हैं? ये आपके रिएक्टिव कंपोनेंट है, ये भी रिएक्टिव कंपोनेंट है। ये पहले था जब कैपेसिटर नहीं लगाया, कैपेसिटर लगाने के बाद हो गया। इस तरीके से आपने इसकी यूनिट्स को डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये के वी ए 1 था, ये आपका जो है ये वाला कंपोनेंट, ये के इस वाले पेन से लिखते हैं, ये हो गया आपका के वी ए 2। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप समझ पाएंगे कि इसको ओ, ए, बी और सी इस तरीके से आपने नाम दे दिया। तो आप एक चीज़ जान सकते हो कि जो ये पॉइंट है बी सी, ये किसके बराबर है? ये ए सी माइनस ए बी कर सकता हूँ क्या मैं? ए सी माइनस ए बी, इतना ही करना है। तो ए सी की वैल्यू क्या है? के वी ए आर 1 माइनस के वी ए आर 2 कर दिया आपने। अब देखिए आप अगर यहाँ से tan फाई निकालते हो, tan फाई 1, मान लीजिए tan फाई 1 निकालते हो आप, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ओ ए, और tan फाई 2 निकालूँ मैं तो वो भी हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए। ओ ए दोनों में सेम है तो ओ ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ओ ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, नहीं अपने को निकालनी किसकी? ए सी की। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे ओ ए tan फाई 1, ओ ए tan फाई 1, और ए बी की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी ओ ए tan फाई 2। अल्टीमेटली ओ ए tan फाई 1 माइनस tan फाई 2, ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गई। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आ जाएगा आपको। रिएक्टिव लीडिंग रिएक्टिव जो रेटिंग है आपको वो मिल जाएगी कैपेसिटर की, कि कितनी रेटिंग का कैपेसिटर आपको यूज़ करना है वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। ये बहुत सारे लोगों का डाउट था। ये देखिए आ रहा हो आपको, दिखा नहीं यहाँ पर,
तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समझा देता हूँ ये कि ये जो बी सी था ये हो गया मेरा ए सी माइनस ए बी। ए सी को मैंने बोला के वी ए आर वन, ए बी को मैंने बोला के वी ए आर टू। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ ओ ए 10/1, क्योंकि 10/1 जो है मेरा वो ए सी अपॉन ओ ए है, इसलिए मैं इसको ओ ए 10/1 लिख सकता हूँ ए सी को। उसी तरीके से ओ ए 10/2 लिख दूंगा मैं बी ए बी को, और बी सी बराबर ओ ए 10/1 माइनस 10/2 कॉमन लेकर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बना लिया। ये आपका बहुत काम आएगा जब भी आप लीडिंग रिएक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे, जब भी आप रेटिंग निकालोगे, उस टाइम पे आपका काम आएगा ये। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक तो कैपेसिटेंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला, और एक मैंने आपको निकाला रिएक्टिव लीडिंग केवीएआर निकालने का। ठीक है, तो अब मैं आपको आपके डाउट्स और क्लियर करूँगा क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक यू।